हेलो एवरीवन। तो जीके बूस्टर सीरीज का ये रहेगा क्लास नंबर 4। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज में हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया और इसके अलावा टॉपिक वाइज जीके जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनवीएस एग्जाम जो आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, नेक्स्ट मंथ में आपका हो सकता है। मार्च में एग्जाम डेट उन्होंने दी है 9 टू 12 मार्च, ठीक है। और ईएसआईसी एग्ज़ाम जो कि इसकी भी आपका एग्ज़ाम डेट आपका मार्च के लास्ट तक हो सकता है। और डीटीपीएसपी की बात करें तो इसके तुरंत बाद आपका मई में इसका एग्ज़ाम डेट है। और डीटीपीएसपी में अच्छी बात यह है कि तब तक आपका जीके बूस्टर सीरीज़ में काफ़ी चीज़ हम करेंगे और मैराथन क्लास हम तब हो सकता है, अगर ठीक रहता है, सक्सेसफुल रहता है सीरीज़, तो हम मैराथन क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। और डीटीपीएसपी में आप 3 या 4 पोस्ट को फिल कर सकते हो और सभी का सिलेबस आपका सेम है, तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 4। और कमेंट सेक्शन में इट्स वेरी यूज़फुल ऐसे कमेंट आपके आते हैं तो बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट करता है। और आप देखो कि आज आवाज़ में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट लगेगी आपकी आवाज़। रीज़न ये हेल्थ ठीक नहीं था, तो इस वजह से कल आपकी कोई वीडियो अपलोड भी नहीं हुई। बट जो कल वाली वीडियो मैं आज ही अपलोड कर लूँगा ताकि आपका जो जीके बूस्टर सीरीज़ है वो डेली आपका चले, ठीक है। तो आज आपका 9 PM से पहले पहले जो है इसका नेक्स्ट यानी क्लास नंबर 5 भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास नंबर 4। और हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था जहाँ पे हमने धर्म सभी समाप्त कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मगध साम्राज्य से, क्योंकि हमारे धर्म सभी हो चुके हैं। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। मगध की अगर बात करते हैं तो मगध जो है सबसे प्राचीन वंश ये था। संस्थापक बोलेगा तो बृहदत्त इसके संस्थापक थे। राजधानी क्या बनाई थी? गिरिब्रज यानी राजगृह को। गिरिब्रज, राजगृह, ठीक है। दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन में आ सकता है। जरासंध इसके पुत्र का नाम, बृहदत्त के पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। अब बात करते हैं यहाँ से हर्यक वंश। हर्यक वंश इसे पितृ हत्या वंश भी कहते हैं, यानी पिता की हत्या करके बेटा जो है राजा बनता है। हर्यक वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो बिंबिसार जो है इसके संस्थापक हैं और 544 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठे थे मगध की। बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो काफ़ी क्वेश्चन भी आता है कि बौद्ध धर्म को बिंबिसार कौन से धर्म को यहाँ पे मानते थे। बृहदत्त को इन्होंने हराया था और जो अंग राज्य था उसको जीत कर उसने उन्हें मगध में मिलाया था। बिंबिसार की अन्य बात करें तो इसने राजगृह का निर्माण किया और राजगृह का निर्माण किया और इसी को इसने अपनी राजधानी भी बनाई। 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। और इसका एक राजवीर था जिसका नाम था जीवक। जीवक को इसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपना राज्य का विस्तार किया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो इसका जो राजवीर था जीवक, इसने उसे प्रगोत राजा, एक राजा थे प्रगोत, उनकी सेवा में भी भेजा था, क्योंकि वो जो प्रगोत थे वो पांडु रोग से वो ग्रसित थे। ये थोड़ा रह जाएगा, ठीक है। पांडु रोग से ग्रसित थे। वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपने राज्य का विस्तार किया था। और बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार की 3 पत्नियां यहाँ पे थी। प्रसेनजीत की एक बहन महाकौशला, उसके बाद जो चेतक की पुत्री थी चेलना, और जो मध्य देश यानी पंजाब कहते हैं उस टाइम पे, ठीक है, अब जो पंजाब है, उसकी जो राजकुमारी थी क्षेमा। तो ये 3 इसकी जो है पत्नियां थी। अगर बात करते हैं बिंबिसार की हत्या, तो पितृ हत्या वंश ये है, तो उसके पुत्र ने करी, अजातशत्रु, ठीक है। तो बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु। अब हम अजातशत्रु की बात करें तो अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं मगध की। इनका उपनाम भी पूछता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो कुणिक बहुत बार आया हुआ है। कौन से धर्म को मानने वाले हैं? तो ये स्टार्टिंग में ये जैन धर्म को मानने वाले थे। तो इतना पूछता है। अगर बोलता है कि अजातशत्रु कौन से धर्म को, तो आप जैन धर्म यहाँ पे ही लगा सकते हो। बाकी डिटेल में इतना पूछता नहीं है। और कितने वर्ष तक इसने शासन किया था अजातशत्रु ने? 32। अच्छा, इसका एक मंत्री था वत्सका, जिसकी सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। और 461 में ईस्वी में, ईशा पूर्व, ठीक है, 461 ईशा पूर्व, याद रखना ईशा पूर्व चल रहा है। कहीं पे अगर ईस्वी बोल देता हूँ तो कंफ्यूज मत होना, है ना। थोड़ा अपना भी आपको माइंड लगाना है। और ये ईशा पूर्व आपका चल रहा है ना कि ईस्वी, ठीक है। 461 ईशा पूर्व में जो उसका पुत्र था उदयन, उसने इसकी हत्या करी और गद्दी पर वो बैठा मगध की। तो कहीं ना कहीं पुत्र पितृ हत्या वंश है, तो वो पुत्र जो है पिता की हत्या करके वो राजा यहाँ पे बन रहा है। तो 461 ईसा पूर्व में जो है उदयन अब मगध की गद्दी पर बैठा। और उसने क्या किया, एक पाटली ग्राम की उसने स्थापना की, ठीक है। और अब बात करते हैं हर्यक वंश का अंतिम राजा। उदयन के बारे में इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो था उदयन का पुत्र। उदयन का पुत्र कौन? नागदशक। तो यहाँ से नागदशक। अब नागदशक जो थे उसकी जो हत्या थी, उसके अमात्य जिसका नाम था शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग ने हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। यहाँ से शिशुनाग वंश एक नया वंश आता है।
शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। अब बात करते हैं राजधानी। शिशुनाग ने क्या किया था, राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले गया, वैशाली। इसके बाद शिशुनाग के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वो बना कालाशोक। कालाशोक ने काम किया कि राजधानी को जब शिशुनाग पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया तो कालाशोक ने राजधानी को दोबारा से कहाँ पे ले आया, पाटलिपुत्र में। अंतिम राजा बात करेंगे तो अंतिम राजा जो है इस वंश का वो था नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन। तो यहाँ से हमारा शिशुनाग वंश भी खत्म होता है। अब एक नया वंश यहाँ पे आता है, कौन सा, नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक बोलेंगे तो महापद्मनंद, और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे घनानंद। अब आपको पता है कि घनानंद है तो घनानंद के समकालीन, ठीक है, घनानंद के समकालीन थे बिल्कुल कौन, सिकंदर। ठीक है, अलेक्जेंडर भी कहते हैं, सिकंदर। ठीक है, तो हमें थोड़ा सिकंदर के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये समकालीन थे किसके, घनानंद के। और घनानंद के समकालीन थे सिकंदर। और इसके बाद हम अगर वंश की बात करें तो इसके बाद आता है हमारा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश, क्योंकि घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाकी आपको पता है कि घनानंद और चाणक्य के बीच क्या क्या यहाँ पे हुआ था, काफ़ी डिटेल में है। और सिकंदर वहाँ पे कैसा आया था और कैसे वो, ठीक है, पराजित हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रहती है। बट डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, डिटेल में कभी पढ़ना होगा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। हम सिकंदर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिकंदर की बात करें तो इसका जन्म होता है 356 यहाँ पे, ईशापुर। यहाँ पे ये बेबीलोन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बेबीलोन यहाँ पे गलत यहाँ पे हो गया, तो इसको थोड़ा यहाँ पे ठीक करना। बेबीलोन में इसकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी, यहाँ पे लिख देना, मृत्यु। मृत्यु हुई थी कहाँ पे, बेबीलोन में। अब बात करते हैं इसके पिता का नाम। तो पिता का नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम था फिलिप। फिलिप जो है शासक बने कहाँ के, 359 ईसा पूर्व में, कहाँ के, मकदूनिया के। और इनकी जो हत्या थी वो 329 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, सिकंदर के गुरु का नाम भी पूछा जाता है, तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। और जो भारत विजय अभियान था, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया था। सिकंदर के सेनापति का नाम भी पूछा जाता है, तो सेनापति का नाम क्या हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। इसके बाद होता है सिकंदर और पंजाब के एक राजा थे पोरस, उनके बीच एक युद्ध हुआ था जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं, और झेलम का पुराना नाम था वितस्ता, तो वितस्ता का युद्ध भी इसे कहते हैं। सिकंदर के जल सेनापति का नाम अगर बात करें तो निर्याकस हो जाएगा, और इसका एक प्रिय घोड़ा भी था जिसका नाम था बहुकेफला। इसी के नाम पर इसने बहुकेफला नगर भी यहाँ पे स्थापित किया था। सिकंदर की जो सेना थी इसने ब्यास नदी के पार जाने से मना कर दिया। एक रीज़न ये था कि युद्ध करके काफ़ी वो थक गई थी, तो इस वजह से। बाकी यहाँ पे और भी रीज़न बताए जाते हैं कि उस नदी के पार जाना है, ऐसा कुछ यहाँ पे अफवाहें भी फैलाई गई थी, जो जाएगा वो मर जाएगा, ऐसा कुछ वहाँ पे रहता है। तो हर जगह थोड़ा अलग अलग मिलता है, बट इसका डिटेल में हमें नहीं पढ़ना इतना। तो क्वेश्चन आएगा कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो ब्यास नदी को। ठीक है, बाकी वो रीज़न क्या था ये चीज़ कभी नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसकी मृत्यु की बात करें तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई। और क्या उसकी एज थी उस समय, 33 वर्ष में। ठीक है, तो सिकंदर से जितने क्वेश्चन बनते थे वो चीज़ हमने पढ़ लिया। सिकंदर उसके समकालीन था धनानंद के, इसलिए हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा। तो सिकंदर की यानी जो नंद वंश था उसके बाद यहाँ पे आता है कौन सा, मौर्य वंश, क्योंकि धनानंद को हराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य। और गुरु आपको बताया कौन है, चाणक्य। बाकी चाणक्य और धनानंद के बीच में क्या क्या हुआ था वो चीज़ नॉर्मली यहाँ पे रहता है। ठीक है, वो पता ही रहता है ज़्यादातर। हाँ, संस्थापक बात करते हैं मौर्य वंश के, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और कौन से ये वंश को मानने, सॉरी, धर्म को मानने वाले थे, तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे। जन्म अगर बात करें 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और एक थे यहाँ पे सेंडोकोटस, इन्हें नाम दिया गया था जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था, जिसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने करी, किसके रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। यानी एक अलग अलग नाम होता है। ठीक है, कहीं और आप जाओगे तो कहीं और आपको कुछ नाम से बुलाया जाएगा, तो उस हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया में भी इन्हें सेंडोकोटस कहेंगे। ठीक है, तो ये जस्टिन जो है बाहर के थे, तो वहाँ पे थोड़ा इनका नाम जो है दूसरा इन्हें दिया गया, सेंडोकोटस। ठीक है, और जो विलियम जोन्स थे उन्होंने पहचान करी इसको चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से। अब बात करते हैं विशाख दत्त, इसके टाइम पे एक ठीक है, कवि थे विशाख दत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी थी। ठीक है, मुद्रा राक्षस, विशाख यानी बोलेगा, जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो शब्द का नाम हो जाएगा वृषल। ठीक है, वृषल शब्द ही है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला, तो चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का था, तो ये चीज़ भी आता है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस बहुत बार पूछा हुआ है, किसकी है, विशाख दत्त की। बाकी इनके गुरु का नाम आपको पता है, और ये इनके प्रधानमंत्री भी थे, चाणक्य। ठीक है,
चाणक्य यहाँ पे राइट हो जाएगा। चाणक्य को क्या क्या नाम यहाँ पे दिया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। चाणक्य का दूसरा नाम हो जाएगा, ठीक है, वेट थोड़ा, चाणक्य का, चाणक्य का और दो नाम अगर बोलेगा तो वो हो जाएगा क्या, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। बाकी इनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था किसी सेल्यूकस निकेटर को। अभी हमने डिस्कस किया था सेल्यूकस निकेटर किसका ये राजदूत था, सॉरी किसका ये सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, तो वो था सिकंदर का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पूछता है सिकंदर का सेनापति। इसके बाद, उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे 305 में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, उसके बाद उसकी जो बेटी थी निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से विवाह किया और दहेज में उसे 4 प्रांत यहाँ पे दिए गए, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो जैन धर्म की शिक्षा उसने किससे ली, तो उनके गुरु का नाम भी यहाँ पे पूछा जाता है, भद्रबाहु। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में था वो कौन आया था, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की एक बुक थी इंडिका, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी यहाँ पे बताया गया कैसे वो अ, सम्राट का जनता के सामने आना, ठीक है, कैसे शोभा यात्रा के बारे में वो चीज़ वहाँ पे बताया गया इंडिका में, ठीक है, ये ज़्यादा पूछता नहीं है। युद्ध का वर्णन जो है एपियानस ने, किसने किया था, युद्ध का वर्णन बोलता है एपियानस ने। ये थोड़ा ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था, सेल्यूकस निकेटर के बीच में, उस युद्ध का वर्णन किया था एपियानस ने। उसके बाद जो प्लूटार्क था उसके अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो है वार में दिए थे। इसके बाद मृत्यु की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे, श्रवण बेलगोला एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर कैसे, उपवास से, ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले थे तो वहाँ पे एक प्रथा होती है, ठीक है, उपवास वाली। तो उससे वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में, उससे उन्होंने, ठीक है, लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम पे कह सकते हो, सवर्ण बेलगुला, और कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र आता है कौन, बिंदुसार। बिंदुसार के यहाँ पे बात करते हैं बिंदुसार की, तो बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा, 298 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसका उपनाम पूछता है बिंदुसार का, तो अमृत घात, अमित्र घात इसे कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार कौन से, किस चीज़ का किसका वो अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का वो अनुयायी था। वायु प्राण में इन्हें क्या कहा गया बिंदुसार को, तो वारिशार या भद्देसार इन्हें बोला जाता है। राजदूत की अगर बात करें, बिंदुसार के टाइम पे राजदूत आया था डाइमेकस, और जो डाइमेकस उत्तराधिकारी था किसका, मैगस्थनीज का। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, उसका जो राजदूत वो था डाइमेकस, ठीक है, तो वो आया था बिंदुसार के दरबार में। जैन ग्रंथों में अगर बात करें तो बिंदुसार का जो नाम मिलता है उन्हें सिंह सिंह भी कहा गया है, और बिंदुसार के टाइम पे 2 विद्रोह हुए थे, कहाँ पे, तक्षशिला में, और ठीक है, उस विद्रोह को दबाने के लिए उसने किसे भेजा, अपने जो बेटे थे उसके, सुसीम और अशोक, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे कहानियाँ मिलते हैं। तो सुसीम को भेजा, उसके बाद विद्रोह नहीं रुका तो अशोक को भेजा। अशोक ने क्या किया कि वहाँ पे सभी को मार दिया था, तो उस हिसाब से काफ़ी यहाँ पे डिटेल में रहता है कहानी, तो डिटेल में नहीं पढ़ना अभी। एंटियोकस जो वन था, ठीक है, जो सीरिया के नरेश थे एंटियोकस वन, उससे बिंदुसार ने क्या क्या मंगाया था, मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक, ठीक है। और तारानाथ जो थे, इन्होंने तारानाथ ने जो बिंदुसार को था उसे 16 राज्यों का विजेता बताया था, ठीक है, 16 राज्यों का विजेता बताया तारानाथ ने किसे, बिंदुसार का। अब आता है अशोक, जिससे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं अशोक, और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अशोक का थोड़ा सा जो टाइम है वो ज़्यादा यहाँ पे रहता है। राजगद्दी पर बैठता है 269 ईसा पूर्व में, अवंती का ये राज्यपाल था, ठीक है। अशोक का नाम मिलता है अभिलेख, कौन से अभिलेख में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है, ये क्वेश्चन आता है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख। और पुराणों में अशोक को क्या बोला गया है, अशोक वर्धन। कलिंग पर कब आक्रमण इन्होंने किया था, 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कलिंग की जो राजधानी थी वहाँ पे अधिकार किया था, कलिंग की राजधानी पूछता है तोसली। राजदूत की अगर बात करें तो अशोक के दरबार में कौन राजदूत आया था, डियानीशियस। और बौद्ध धर्म की शिक्षा, और क्वेश्चन आता है अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, उसकी शिक्षा उन्होंने ली थी, उनके गुरु का नाम भी पूछता है क्या, उपगुप्त। यहाँ से अगर बात करें, ठीक है, अशोक की अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में, ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे इसके बाद, ठीक है। आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने 4 गुफाएं यहाँ पे बनाई थी, बराबर की पहाड़ियों में, ठीक है, नाम है बराबर की पहाड़ियों में, 4 गुफा का इन्होंने निर्माण किया था।
और चारों गुफाओं का नाम भी पूछता है, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इनके माता का नाम भी पूछता है, अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी। ठीक है। अगला बोलता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किसे भेजा? अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम हो जाएगा संघमित्रा। शिलालेख का जो प्रचलन है भारत में, वो किसने किया? अशोक ने किया। और कौन कौन सी लिपि इन्होंने यहाँ पे यूज की थी? ब्राही लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक। अब ये देखो सभी लिपि भी अलग अलग मिलती है। ग्रीक और जो अरमाइक लिपि के जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान, खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख थे उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, और जो ब्राही लिपि के अभिलेख थे वो मिलते हैं भारत में। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोक ने भारत में जो लिपि थी, अभिलेख थे, उसमें कौन सी लिपि का यूज किया था? तो ब्राही हो जाएगा। उसके बाद अभिलेख जो है वो 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड थे, एक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख की खोज बोलेगा तो शिलालेख की खोज की थी पादेती फैंटलर ने। कब? सन बोलेगा तो 1750 में, और टोटल संख्या बोलेगा तो 14। पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेस ने। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कब की थी? 1837 में। अब आते हैं शिलालेख। शिलालेख जो और क्या क्या उसमें है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर इसे आप शॉर्ट में करोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे फर्स्ट शिलालेख में क्या बोला है? पशु बलि की निंदा। सेकंड वाले में क्या बोला है? कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा। देखो फर्स्ट में पशु बलि की निंदा, बलि यहाँ पे दे रही है, तो उसके बाद अगर उसे चोट हो रहा है तो उसके बाद सेकंड में चिकित्सा के लिए बताया गया है। थर्ड में कि राज्य अधिकारी को आदेश देना, इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सभी को आदेश दिया कि ऐसा मत करो। और फोर्थ में उन्होंने ये क्या करा? एक घोषणा करी, तो उससे आप बहरी घोष कर सकते हो कि बहरी घोष की तरह की जगह धम्म घोष। पांचवें में उसने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की ताकि ऐसा कुछ ना हो। ठीक है। ये मैं बस शॉर्ट में यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हो। और सिक्स में उन्होंने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी थी, आप सभी को नियंत्रण रखना चाहिए कि ये सब नहीं। तो आप कनेक्ट कैसे करते हो? फर्स्ट में पशु बलि, कहीं ना कहीं पशु को चोट पहुंचा रही। सेकंड में उसकी चिकित्सा है, तो पशु के साथ मनुष्य की भी। और थर्ड में है कि अधिकारी को आदेश देना कि ऐसा ना हो। फोर्थ में ये घोषणा उन्होंने की, तो उससे कनेक्ट कर सकते हो बहरी घोष की जगह धर्म घोष। पांचवें में उसने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की ताकि आप धर्म के मार्ग को अपनाएं और अपने आत्मा पे आप नियंत्रण कर सको। ये आपका सिक्स वाले जो है शिलालेख में बोला गया है। सेवेंथ और एट्थ में यहाँ पे उसने उसके लिए आत्मनियंत्रण के लिए आपको क्या करना है? तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। और नवे में तीर्थ यात्रा पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सच्ची भेंट करना है, और ताकि शिष्टाचार आपका सच्चा हो। ठीक है। और टेंथ वाले में है कि राजा और अधिकारियों जो है वो प्रजा के हित में सोचे। और 11 में फिर से उसने धर्म की व्याख्या की। अब उसने क्या किया कि स्त्री महापात्रों की भी नियुक्ति की। और 13 वाला बहुत बार पूछता है कि अशोक के जो 13 शिलालेख है उसका संबंध किससे है? कलिंग युद्ध से। और 14 में क्या हुआ? 13 में जब कलिंग युद्ध हुआ तो 14 में उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने धार्मिक जीवन जो है बिताने के लिए बोला। ठीक है, सभी को। यहाँ तक हो गया। अब स्तंभ लेख भी यहाँ पे है अशोक के। टोटल स्तंभ लेख कितने हैं? टोटल अगर स्तंभ लेख की बात करें तो 7 है। कौन सी लिपि उसने यूज़ करी? तो बराई लिपि उसने यूज़ करी। और कुल स्थान जहाँ से ये सभी स्तंभ लेख मिले हैं तो स्थान है टोटल 6। पहले जैसे हम बात करते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख है, ये कौशाम्बी और इलाहाबाद में, कौशाम्बी में ये स्थित था। तो इसको अकबर जो है अकबर ने इसे इलाहाबाद के क्या बोलते हैं किले में स्थापित करवाया बाद में। ठीक है। पहले कौशाम्बी में, बाद में इलाहाबाद कौन ले गया? अकबर ले गया। उसके बाद दिल्ली और डैश टोपरा, दिल्ली से टोपरा तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ये भी फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद हमारा तीसरा वाला है रामपुरवा। रामपुरवा की अगर बात करें ना, रामपुरवा तो ये चंपारण बिहार में स्थित है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में ये स्थित है। इसकी खोज भी पूछता है 1872 में किसने की थी? कार्लाइल ने। लोरिया अरेराज, ये भी चंपारण बिहार में। और जो फिफ्थ वाला, सिक्स वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, लोरिया नंदनगढ़। ठीक है। ये भी चंपारण बिहार में। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि इस पे मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है। लोरिया नंदनगढ़, इस पे सॉरी मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा, अब आता है कि जो रानी का अभिलेख है वो किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। सबसे छोटा स्तंभ लेख भी पूछता है तो वो है रूमी देई। ठीक है। इसके बाद आता है सबसे लंबा अभिलेख जो है वो कौन सा है? सातवां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। और पहला जो पृथक शिलालेख है उसमें क्या घोषणा है उसमें की गई कि सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं। ये पहला जो पृथक शिलालेख है उसमें घोषणा की थी अशोक ने। अशोक का सारे जो कुना था
ठीक है, अभिलेख, वो किस भाषा में यहाँ पे प्राप्त हुआ है, वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में। उसके बाद उपदा परीक्षण क्या होता था, जिसमें मुख्यमंत्री या पुरोहित को चुना जाता था, और मंत्री परिषद जो थे उसके सदस्य डिवाइड थे, जैसे 12, 16 और 20 के अनुपात में। महापात्र, महापात्र जो है जो ये शीर्ष अधिकारी होता था, और ये अर्थशास्त्र में इसे बोला जाता है महापात्र। ठीक है, शीर्ष अर्थशास्त्र में जो शीर्ष अधिकारी है उसको महापात्र बोला जाता है। ठीक है, और इनकी संख्या 18 होती थी, ये भी याद रखना। अर्थशास्त्र में जो चर था उसे जासूस को कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ना, चर किसे कहा जाता है, जासूस को। चक्र किसे आता है, चक्र कहा जाता है प्रांतों को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रांतों की संख्या कितनी थी उस टाइम पे, 5। ठीक है, प्रांतों की संख्या कितनी थी, प्रांत 5 थी। ठीक है, और जो चक्र थे प्रांतों को, या फिर आप बोल सकते हो प्रांतों को चक्र का। अच्छा, प्रांतों के जो प्रशासक थे, ठीक है, अ, कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक। जो प्रांतों के प्रशासक थे उन्हें या तो कुमार कहा जाता था, या आर्यपुत्र, या फिर राष्ट्रिक। प्रांतों का जो विभाजन था वो होता था विषय में। ठीक है, प्रांतों का विभाजन विषय में, और इसका जो अधिकारी था उसे विषयपति कहा जाता है, जो विषयपति का नहीं। और प्रशासकों में सबसे छोटी इकाई गांव ग्राम थी, ये इससे पहले भी हमने पढ़ा था, जिसका मुख्य ग्राम्य कहलाता है। प्रशासकों में भी सबसे छोटा जो था वो गोप था, गोप। ठीक है, सबसे छोटा गोप था, ये 10 ग्रामों को संभालता था ये। ठीक है, इसके बाद मैगस्नीज ने क्या बताया, मैगस्नीज के अनुसार जो है, जो नगर का प्रशासक था वो 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। 30 सदस्यों को भी कैसे इन्होंने डिवाइड किया था, 6 समिति में। और हर समिति में जो है कितने सदस्य होंगे, 5। तो आप देखोगे 6 समिति होंगी, और हर समिति में भी 5 सदस्य होंगे, तो मल्टीप्लाई करो 30 हो जाएंगे। इस टाइप से मैगस्नीज के अनुसार ये बोला गया है। बिक्री कर क्या था, 10वां भाग लिया जाता था, 1/10। ठीक है, उसके बाद जस्टिन ने क्या बोला, इसमें थोड़ा मिलता है कि जस्टिन ने के अनुसार जो है, उसकी चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी, 50,000 उसमें घोड़े थे। ठीक है, अश्वारोही सेना थे, 9,000 हाथी थे, और 8,000 रथ, ऐसा कुछ है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। हम अशोक के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अशोक का हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, जो मार्ग निर्माण अधिकारी था उसे एग्रोनॉमी बोला जाता था। और बाकी ये चीज़ मैंने बोला, चंद्रगुप्त मौर्य के में के दरबार में क्या सैनिकों की बात कही गई है, तो वो चीज़ है। प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार भी ये चीज़ क्या होता है कि 60,000 उसने क्या करा था, आदमियों को लेकर उसने पूरे भारत को रौंदा, ऐसे कुछ अलग सा। ठीक है, ये ज़्यादा थोड़ा से, ये 2 लाइन लास्ट के 2 लाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी पूछा जाता है। जो सेना अधिकारी था, सेना का जो अधिकारी था उसे नायक कहते थे, और जो सेना विभाग का बड़ा अधिकारी था उसे सेनापति कहते थे। सेना अधिकारी नायक, और सेना विभाग का अधिकारी वो आता सेनापति। मौर्य सेना का जो रखरखाव था वो 5 सदस्य वाले जो दल था वो करते थे। जो गुप्तचर विभाग था उसे महापात्य सब बोला जाता था, गुप्तचर जो विभाग था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट ये रहा कि जो इसके अधीन, जैसे महापात्य शब्द था ना, महापात्य शब्द नामक जो एक अमात्य था, इसके अधीन ये रहता था, कौन सा, गुप्तचर विभाग। अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर है ना, अर्थशास्त्र में गुप्तचर, उसे गुण पुरुष बोला जाता था। मतलब, और जो एक ही स्थान पे काम करने वाले थे उसे संस्था बोला जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले उन्हें संचार बोला जाता था। और जो जनपदीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें राजूक बोला जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि बोला जाता था, और बिना वर्षा की भूमि को अधिमात्रक भूमि बोला जाता था। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो बिना वर्षा की खेती अधिमात्रक, ये बोल दिया। भारतीय समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित है। ये मैगस्नीज ने बताया कि मैगस्नीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। उनका नाम वैसे पूछता नहीं, लेकिन कर दो, क्या पता आ जाए, है ना। दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, अहीर हो गया, कारीगर हो गया, सैनिक हो गया, निरीक्षक हो गया, और सभासद हो गया। इसके बाद स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली जो महिलाएं थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था, क्या कहा जाता था। और जो नंदवंश के विनाश में जो कारण है, जो नंदवंश के विनाश में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता ली थी, वो किसकी ली थी, कश्मीर के एक राजा थे प्रवर्तक की। मौर्य शासन कितने वर्ष तक चला, टोटल 137 वर्ष तक। ठीक है, और अंतिम शासक अगर बोलेगा मौर्य वंश का, तो वो था बृहदत्त। और हत्या कब हुई थी इसकी, 185 ईसा पूर्व में। किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ब्राह्मण साम्राज्य भी स्टार्ट हुआ, और शुंग वंश भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश और कर्ण वंश, सातवाहन वंश। उसके बाद भारत पर यवन आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है, यवन आक्रमण। उसके बाद हम पढ़ेंगे शक, कुषाण, पल्लव, कुषाण। उसके बाद गुप्त साम्राज्य आएगा। फिर इसके बाद वर्धन वंश आएगा।
ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश। तो कहीं न कहीं हमारा अगली 2 वीडियोज़ में आपका जो एंशिएंट वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन आएगा, मध्यकालीन जहाँ पे बहुत बढ़िया ही रहेगा, और मध्यकालीन तो आपका बहुत एंशिएंट से कम टाइम में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मॉडर्न वाला रहेगा, ठीक है। तो बाकी हम डिस्कस करते हैं क्लास नंबर 5 में। क्लास नंबर 5 में हम नेक्स्ट वाले जो वीडियो है आज ही मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ, और उसमें हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स को ख़त्म कर देंगे। बहुत ही कम कह सकते हैं कि शब्दों में, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हो, हम उसे कवर करने वाले हैं। और जैसे आपको नोट्स बनाने हैं, यानी आप कह सकते हो कि अक्टूबर के करंट अफेयर्स को आप एक पेज में भी आप कवर कर सकते हो। कैसे करना है वो चीज़ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए और इतने बढ़िया कमेंट करने के लिए शुक्रिया। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।